हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वे है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आज हम देखेंगे कि जो ये भूमि है और जो मृदा अर्थात जो ये मिट्टी है पृथ्वी की, जल है और जो प्रकृति संसाधन हैं और जो वन्य जीव हैं वे किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, इनका स्थान क्या है, ये किस प्रकार से ये जो इनका प्राकृतिक कार्य है ये प्रकृति के एक तरीके से कहा जाए संचालन में अपना योगदान प्रदान करती हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं, देखते हैं हम अपना सेकंड चैप्टर आखिर इसमें क्या कहना चाहता है। ये जो हमारा नया चैप्टर है कुछ नया जानने को मिलेगा आज। तंजानिया जो कि अफ्रीका में है के एक छोटे गांव में अम्बा पानी लाने के लिए प्रायः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटे के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों के बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानें भूमि का एक भाग है। अम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर जो कि न्यूजीलैंड में रहता है, ये न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। यहाँ उसका परिवार जो है वे ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूर और पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास का मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से उनका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जी भी उगाता है और अमाम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन जो हैं वो व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति, वाणिज्य और प्रौद्योगिकियों के उपयोग की विभिन्नता के कारण इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधन की उपलब्धता है। तो जो अम्बा और जो पीटर हैं ये देश के भिन्न भिन्न अलग अलग स्थानों पे रहते हैं। जो अम्बा है वे कहाँ रहती है? वह रहती है तंजानिया में जो कि अफ्रीका में है और जो पीटर है ये न्यूजीलैंड में रहता है। तो ये एक तरीके से जो तंजानिया में जो अम्बा रहती है ये इसके क्षेत्र में पानी की कमी है और वो पानी को लेने सुबह जल्दी उठती है और दूर दराज स्थान से पानी लेके आती है और फिर अपने माँ के साथ कार्य में हाथ बटाती है और क्या करती है, बकरियों की देखभाल करती है भाइयों के साथ मिलकर। और क्या है वहाँ पर भूमि का जो हिस्सा है वो कुछ छोटा सा ही हिस्सा है और चारों तरफ चट्टानी भूमि है।
और उसके पिताजी बहुत अधिक परिश्रम करते हैं और परिश्रम के दौरान वे क्या उगा पाते हैं, मक्का उगा पाते हैं और सेम उगा पाते हैं, और फिर भी साल भर में खाने के लिए भी वो पर्याप्त नहीं होती। और इस तरफ जो कि पीटर है, ये कहाँ रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है, और यहाँ पर भेड़ पालन वाला एक ये प्रदेश है। और ये यहाँ का जो माहौल है, वे जो ऊन ग्रहण करते हैं पशुओं से, भेड़ों से, भेड़ अधिकांश ऊन के लिए विख्यात है। तो ये ऊन को एकत्रित करते हैं, ये कारखाने में काम करते हैं। यहाँ का जो माहौल है वहाँ की बात कर रहे हैं। भेड़ों की देखभाल में अपना अधिकतर समय इनका परिवार एक तरीके से बिताता है, इनके जो चाचा हैं। और यहाँ की जो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ का जो मैदान है वे काफ़ी घास है इस मैदान पर, और पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। तो यहाँ की एक तरीके से दोनों की तुलना करके बताया गया कि दोनों में किस प्रकार की जो भूमि की गुणवत्ता है, और मृदा है, जल है, प्रकृति, वनस्पति है और प्राणी है, प्रौद्योगिकी है, इन सब का जो उपयोग वे अपनी माहौल अर्थात जो भी आस पास का जो पर्यावरण है उसके अनुसार वे करते हैं, और उनमें इस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो जिस प्रकार जहाँ पे जैसा संसाधन उपलब्ध होगा, मनुष्य उसी का ही उपयोग अधिकांश रूप पे करता है, और उसी को ही वो ही उसके जीवन में ढलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि विभिन्न स्थान की जो जलवायु है, जो भूमि है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव हैं, वे सब स्थान के अनुसार बदलती रहती है। कहाँ ये जो पीटर है, ये इसके देश में क्या करते हैं, यहाँ पर भेड़ पालन अधिक होता है और यहाँ पे बकरी पालन अधिक होता है। तो कहने का अर्थ, छोटा सा अर्थ ये समझाया गया है कि जैसा देश होगा ना, वहाँ का जो भूमि होगी, वहाँ की जो मिट्टी होगी, वहाँ की जो जलवायु होगी, वहाँ के जो जीवन शैली होगी, जो संसाधन होगा, वैसा ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। हर स्थान का एक जैसा जो जीवन शैली है, जो वनस्पति है, जो संसाधन है, हर स्थान पर एक जैसा नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं, देखिए, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है, और शेष जो प्रतिशत भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। तो विश्व में जो भूमि है, भूमि जो है 100%, उसमें से 30% भूमि पर 90% जनसंख्या के लोग रहते हैं, ठीक है। और बाकी की जो 70% बचती है ना भूमि, या तो वो एकदम विरल जनसंख्या वाला स्थान है या देश है। देश नहीं हो सकता, वो स्थानीय होगा, क्योंकि देशों में बहुत अधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। तो वो या तो वो ऐसा एक विरल स्थल है, विरल जनसंख्या वाला स्थल है। कहने का मतलब जहाँ पर जैसे गांव हो गया, जो काफ़ी ऐसे गांव होते हैं ना जहाँ के अधिकांश परिवार शहरों में रहते हैं, और जो काफ़ी बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अधिकांश गांव में रहते हैं। तो वहाँ की जनसंख्या बहुत कम रहती है, और गांव भी बहुत दूर दूर क्षेत्र में फैले होते हैं। या तो ऐसे स्थान इस 70% वाले क्षेत्र में आते हैं, या फिर ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, जहाँ जंगल हैं, वन हैं। कुछ इस प्रकार के जो 70% भूमि बचती है, वो उसके अंतर्गत इस प्रकार के स्थान आते हैं। समझ में आया? केवल 30% ही
जो जनसंख्या है वो भूमि पर वास करती है 100% भूमि में से। बाकी जो 70% बचती है उस पे या तो फिर वो ऐसे एक तो या फिर वो विरल है, अर्थात कहने का मतलब वो एक खाली स्थान है। खाली स्थान मतलब खाली जगह है, वहाँ पे जंगल है, जीव है, जल है और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं। और कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर कम जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, विरल जनसंख्या वाले, जहाँ पर घर बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे स्थानों पर अधिकांशतः गांव आते हैं, वे भी प्राचीन प्रकार के गांव, जिसमें मतलब बहुत अधिक जनसंख्या वाले लोग न रहते हैं, एकदम बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम संख्या में, बहुत दूर दूर घर पाए जाते हैं। ये देखिए, ये ऑस्ट्रिया में एक साल्ज़बर्ग, ये ऑस्ट्रिया का एक उदाहरण दे रखा है। इस चित्र में आप भूमि की कितनी उपयोगिता पहचान सकते हैं? तो भूमि की उपयोगिता ही उपयोगिता है। इधर छोड़ दिया जाए, इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए और इधर वाले क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो बीच में जितनी भी है वो सब भूमि की उपयोगिता ही है। बस्तियां बसी हुई हैं, विभिन्न प्रकार के मार्ग हैं। तो देखिए ये भूमि के बारे में क्या बता रहे हैं। भूमि सभी महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। लगभग 30% भाग भूमि है। सत्तर प्रतिशत हमने देख लिया क्या है अभी। भूपृष्ठ अर्थात जो भी भूमि है, 100% जो भी है, 100% भूपृष्ठ में ये आएगा पूरा 100%। उसमें से 30% जो भाग है भूमि है, यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। तो ये जो थोड़ा सा 30% है, अब 30% में भी जो भूमि है वो आवास के योग्य नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जो 30% है, 30% में जो भूमि है उसमें जो लोग रहते तो हैं, कुछ प्रतिशत में रहते तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से 30% रहने के ही लायक है ये संभव नहीं है, उसमें भी कुछ कटौती है। तो ये सभी भाग आवासीय योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ प्राकृतिक स्थलाकृति, ऊबड़ खाबड़ और स्थलाकृति पर्वतों की शीघ्र ढाल और जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र तथा सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अर्थात निर्जन हैं। तो वो जो 30% भूमि की बात करी गई थी कि रहने योग्य है, और उसमें से कुछ प्रतिशत कहा गया था कि रहने योग्य, इसी में से ही कुछ ऐसे प्रतिशत है जो रहने योग्य नहीं है। उसके अंदर क्या आता है ये देखिए, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति। अब चले जाओ लद्दाख में, इतना रेतीला स्थान है और इतनी ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर जो मनुष्य रह रहे हैं ना, वे बहुत अधिक उनका जो जीवन है बहुत कठिनाइयों से भरा पड़ा हुआ है। वो सामान्य जीवन की जो जीवन जीता है मनुष्य, उसकी तुलना में बहुत कष्टकारी जीवन जीते हैं।
हालांकि उन्हें कोई मनुष्य वहाँ कष्ट नहीं देता, लेकिन फिर भी वहाँ ऊंची पहाड़ी पर एक प्रकार से जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे भी जो जनसंख्या रहती है ना, वो भी एक निश्चित मात्रा में रहती है। वहाँ से भी लोग बाहर की तरफ अपना कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं कि नहीं, हमें अब मतलब वहाँ रहना एकदम संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जिनका मूल स्थान है, जिनका सिर्फ वही स्थान है, वो उस स्थान को छोड़ के नहीं जाते, वे रहते हैं। और पर्वतों की जो तीव्र ढाल होती है, तीव्र ढाल वाला स्थान जो होता है, उसमें रहना असंभव है। और मनुष्य रहता भी है, तो यहाँ पर कैसी खेती करता है। अब भाई खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। कृषि इस ऐसे स्थानों पर मेड़ पर होती है। जैसे मेड़, जैसे ये है एक तरीके से तीव्र ढाल वाला स्थान हो गया। खास तौर पर तीव्र ढाल वाला जो स्थान होता है ना, वो तो कृषि के योग्य वो होता नहीं है, लेकिन बनाते हैं उसे। उसमें पता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे लंबे लंबे मेड़ ऐसे बना देंगे, और फिर ना उस पर कृषि होगी। क्योंकि जो जब यहाँ से जल आएगा ना, तो वो इन पौधों को सींचता हुआ आएगा, यहाँ से जो भी जल गिरेगा। और वैसे अगर बिना इसके खेती करें, बिना इसके कृषि करें, ये देखो ऐसे, तो अगर जल होगा तो ये तो सीधा कहीं रुकेगा भी नहीं, ये सीधे एकदम नीचे आके रुकेगा बिल्कुल। तो इस प्रकार ऐसे स्थान पर ढालू वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर अधिकांशतः ऐसी खेती होती है। लेकिन जहाँ ढालू पर्वत की बात करें, वहाँ पर यहाँ खेती नहीं होती, वहाँ सिर्फ पर्वत ही पर्वत होते हैं। तो उस जो 30% के अंतर्गत ये जो ऊबड़ खाबड़ वाला प्राकृतिक स्थल है, ये भी सम्मिलित होता है। और जो फिर जो पर्वतों का जो तीव्र ढाल वाला स्थान होता है, या फिर स्थलाकृति होती है, वो एक प्राकृतिक निर्माण है एक तरीके से, ये भी उसमें सम्मिलित होता है। इसके अलावा जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, जहाँ पर ये तटीय जैसे कि नदी के तट पर बसी बस्तियाँ, तटीय स्थल हो गए, समुद्र पर, समुद्र के किनारे जो बस्तियाँ अक्सर बसती हैं, उनकी बात कर रहा है। और मरुस्थल जैसे कि रेगिस्तान हो गया, लद्दाख हो गया। और विश्व के स्तर पर बात करें तो सहारा रेगिस्तान हो गया, ये विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है। तो ये सब मरु क्षेत्र हैं। एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः का ये जहाँ पर बहुत अधिक वन है, और क्या कहते हैं, ये जो सघन वन होते हैं ना, उसमें सूरज की जो किरणें हैं वो भी ज़मीन को स्पर्श नहीं कर सकती, नहीं छू सकती है। तो ऐसे सघन वन जो हैं उसी 30% भूमि के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र समांतर विरल अथवा निर्जन है। तो ऐसे स्थान निर्जन हैं। क्यों? ये जो सघन वन वाले क्षेत्र हैं, वही इसमें रहेगा कौन? इससे पहले चैप्टर में नहीं, शायद हमने 7th क्लास में हमने पढ़ा था ना कि एक जो वन था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एंडाकोंडा सांप पाया जाता है। एंडाकोंडा वो क्या करता है, वो मनुष्य को ऐसे ही जीवित लील लेता है, मतलब उसको। और ऐसे स्थानों पर, सघन वन वाले क्षेत्र पे ऐसे ऐसे भयंकर जीव रहते हैं। तो क्या ऐसे स्थानों पर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तो ये उन्हीं 30% की जो भूमि की बात कर रहे थे हम, कि 30% वाली भूमि पर मनुष्य रहता है, और उसके अंतर्गत ये भूमि भी सम्मिलित है, जिसमें रहना संभव नहीं है। जैसे पर्वतीय स्थान हो गया, जलक्रांत स्थल हो गया, और ऊबड़ खाबड़ वाला स्थल कहाँ, उत्तराखंड में चले जाइए, इतना अधिक ऐसा स्थान है पूछे मत। वहाँ पर
सिर्फ वही मनुष्य रह सकता है, मतलब जो वो वर्षों से वहाँ पे रहता चला आ रहा है और उसे उस स्थान की आदत है। हालांकि यहाँ पर ऐसे स्थानों पे जो अभी हमने इससे पहले क्या कहा था कि ऐसे स्थानों पर जो विरल क्षेत्रों की बात करी थी हमने कि दूर प्रदेशों में बहुत लोग कम रहते हैं ऐसे स्थानों पर, विरल स्थानों पर, और जो घर होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो ये ऐसे ही प्रदेश हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर लोग अधिकांशतः गांव को छोड़कर शहर में आके बसते हैं। गांव में कौन रहेगा, या फिर उनके बहुत मतलब बुजुर्ग रहते हैं, या फिर उनका एक पुश्तैनी मकान है, कुछ तो बेच के ही आ जाते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ पर लोग रहते हैं लेकिन बहुत विरल रहते हैं, बहुत कम जनसंख्या में रहते हैं। तो ऐसे स्थानों पर ऐसे स्थानों की गिनती की जाती है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। तो जो 30% वाली की कहानी चल रही है भूमि की, उसके जो अन्य स्थान हैं वहाँ पर जहाँ पर कि अधिकांशतः लोग रहते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे कि उर्वर मैदान, उर्वर ये जो मैदानी क्षेत्र कहाँ होता है, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं और नदियाँ बह के अपने साथ एक उपजाऊ मिट्टी, एक कण जो होता है वो अपने साथ बहा के ले लाती हैं। और जो नदियों का जल होता है कृषि के लिए बहुत उत्तम होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, और इससे कृषि जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो इन स्थानों पर क्या होता है, इन स्थानों पर अधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान होती है। मैदानी क्षेत्रों में क्या होगा, चाहे जितने जो फ्लैट के घर बना लीजिए, और हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, सड़कें होती हैं, वाहन होते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं होती हैं ऐसे स्थानों पर। तो वही कह रहा है, वही है कि ये यहाँ पर स्पष्ट कही है बात कि उर्वर मैदानों और नदी घाटियों की कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये जो स्थान जो होते हैं वे विश्व के सघन क्षेत्र वाले स्थान होते हैं। अर्थात विश्व के किसी भी प्रदेश में चले जाओ जहाँ पर उर्वर मैदान, वो उर्वर एकदम मैदान हो और वहाँ पर नदी घाटियाँ उपलब्ध हो, तो उस वाले स्थान पर जनसंख्या अधिक मिलेगी। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग जो है, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन और सड़कों और उद्योगों की स्थापना। संभवतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप अमांबा और पीटर के परिवार की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो भूमि उपयोग की बात की जा रही है। भूमि उपयोग में हमने देखा था कि अमांबा और पीटर का उदाहरण दिया था, जो कि जो पीटर था वो कहाँ से था, वो न्यूजीलैंड से था, अमांबा जो थी ये अफ्रीका से थी। तो अफ्रीका नामक एक स्थान से, अफ्रीका एक पूरा देश था, उसमें एक छोटा सा एक स्थान था, एक गांव था वहाँ से। तो यहाँ क्या करते थे, इसके जो पिताश्री थे वे सेम उगाते थे, मक्का उगाते थे, और यहाँ जो पीटर जो जहाँ रहता था वहाँ पर भेड़ पालन होता था, और वो जो भेड़ों से ऊन बनाई जाती थी, कारखाने थे वहाँ पर। और कुछ फसलें भी उगाते थे। तो कुछ इस प्रकार में ये अंतर देखा। तो फिलहाल हम अपने भूमि उपयोग जो कहा गया है ये किससे कहा गया है, देखिए भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि हो गया, और वानिकी हो गया, और जैसे कि खनन हो गया, सड़क हो गए, और उद्योग हो गए। इन सब की स्थापना के लिए साधारणतः क्या इन सब के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है।
जब हम भूमि की आवश्यकताओं को इन सब में लगाते हैं तो उसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि उपयोग किसे कहते हैं? जिस भूमि का उपयोग अधिकांशतः कारखानों के लिए, सड़कों के लिए, उद्यानों के लिए और वानिकी के लिए, कृषि के लिए उपयोग किया जाए भूमि का, तो वह भूमि उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, इसमें घुमा फिरा के बातें दी गई है, सीधे साधारण शब्दों में। क्या समझ लिया हमने? भूमि जो उपयोग है वे किसे कहते हैं? जिस भूमि का उपयोग कारखानों के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए, वानिकी के लिए, इन सब की स्थापना के लिए किया जाए वे भूमि उपयोग कहलाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जल, खनिज और जल की उपयोगिता। वानिकी कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो भूमि जो उपयोग हैं उसके भूमि उपयोगिता किस आधार पर की जाती है? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारकों द्वारा अर्थात वहाँ की आवश्यकता क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ का माहौल कहाँ है जहाँ पर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। स्थलाकृति, वहाँ का जो भी स्थल है, मतलब जो धरती है, जो भूमि है, जो पृथ्वी है, वहाँ की जो धरती है वे कैसी है, क्या वहाँ पे ज़्यादा अधिक वृक्ष पाए जाते हैं, या फिर वो सूखी भूमि है, बंजर भूमि है, या फिर वो कृषि योग्य भूमि है, या फिर वो नदी के किनारे है, या फिर वो किसी भी प्रकार की भूमि हो, या एक वन हो या एक जंगल हो। तो कहने का मतलब स्थलाकृति हो गई, मृदा हो गया, वहाँ की मिट्टी कैसी है, नमी है, उपजाऊ है, वहाँ की जो धरती है वो फल देने योग्य है या नहीं है। साथ ही साथ जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, वो जो स्थल है, जो स्थान है, वहाँ पर क्या अधिक गर्मी पड़ती है, क्या अधिक सर्दी पड़ती है, क्या वहाँ पर वृक्ष अधिक पाए गए हैं, या फिर वो जो भूमि है वृक्ष लगाने के योग्य ही नहीं है, या फिर जो वहाँ का जो वातावरण है, जो वायु है, जलवायु है, बहुत अधिक गर्म है, बहुत अधिक ठंडी है, या फिर सामान्य है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है। तो ये जलवायु की बात करता है। और खनिज की बात करता है कि उस स्थान पर खनिज तत्व हैं या नहीं हैं, जल की उपलब्धता है या नहीं है। ये सब क्या है? मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्व निर्धारित करते हैं। तो भूमि की उपयोगिता इन सब चीज़ों पर आधारित होगी, और साथ ही साथ जनसंख्या और प्रौद्योगिकी को भी साथ में ध्यान रखकर इनका उपयोग किया जाता है। तो साधारण शब्दों में अब समझे, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसा कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारण हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और समुदाय भूमि में बांटा जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर मतलब जो भूमि है उस पर मतलब उसका अधिकार किसका है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा जाता है, एक निजी भूमि और जो दूसरा है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि में क्या आएगा? व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमि रहेगी, और सामुदायिक में क्या आएगा? या तो सरकार की मानी जाएगी, या फिर कोई ऐसा कोई संगठन है जिन्होंने किसी कार्य के लिए मिलकर के उसमें योगदान प्रदान किया है। देखिए आगे ये क्या कहता है। सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। ये बात हमने अभी समझ ली। सामान्य रूप से इसका जो उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट और
औषधि बूटियां को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। एक तो निजी भूमि हो गई, वो तो व्यक्तिगत हो गई, मनुष्य उस पर किसी भी प्रकार से उसका उपयोग कर सकता है जिसकी है, चाहे वे घर बना के रह सकता है, चाहे वे घर बना के किराए पे दे सकता है, चाहे वो उसके अंदर कृषि कर सकता है, चाहे वो किसी प्रकार का कारखाना खोल सकता है, किसी प्रकार की फैक्ट्री खोल सकता है। ये उस व्यक्ति निजी भूमि के अंतर्गत जो उसका स्वामी होगा वे उस पर उसका जो भी निर्णय होगा वो उसके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन जो सामुदायिक भूमि है उस पे समुदाय का जो स्वामित्व रहता है और ये जो इसका उपयोग करते हैं ये एक तरीके से मिल बांट कर करते हैं और उस पर जो अधिकार रहता है समुदाय के सभी सदस्यों का रहता है। इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ये जैसे किसी चारे के लिए कर सकते हैं, फल के लिए कर सकते हैं और नट के लिए कर सकते हैं या औषधि जड़ी बूटियों के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से जो कि सामुदायिक भूमि होगी वो इस प्रकार से भूमि का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार की जो भूमि होती है वे साझा संपत्ति संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? साझा संपत्ति संसाधन। साझा का अर्थ होता है सबका, किसी एक का नहीं, सबका। ओके, आगे बढ़ते हैं। करके नहीं देखेंगे हम, वे समझेंगे जो समझने वाली बात है। आगे, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यावसायिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनवरत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे जनसंख्या बढ़ती रहती है दिन प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, लेकिन जो भूमि है वो तो सीमित है ना। भूमि को खींच के थोड़ी ना बढ़ाया जा सकता है, तो भूमि तो सदा से ही निश्चित है, उसे ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या होता है, कई स्थान पर जैसा कि हमने देखा वातावरण अलग रहता है, वायु तापमान अलग रहता है, जलवायु अलग होती है। उसी के अनुसार क्या कह रहा है, भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर पाया जाता है। ठीक है। और सामुदायिक भूमि और व्यापारिक क्षेत्र बनने और नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का वितरण करने के लिए जो व्यक्ति है वे विभिन्न प्रकार के इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। भूमि के अंतर्गत जो व्यक्ति है या तो वो सामुदायिक भूमि से किसी प्रकार से उसमें व्यवसाय के क्षेत्र में लगा रहा है, और क्या कर रहा है, जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकांश लोग क्या करते हैं, अपना घर बना के रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, कृषि योग्य भूमि जो है उसको बरकरार रखते हैं। तो कुछ जो आवश्यक है लेकिन जो कुछ अनावश्यक है तो उसमें भी व्यक्ति हस्तक्षेप करता चला जा रहा है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाती है। जो बड़े तौर पर जो परिवर्तन देखिए होता चला आ रहा है, ये आज की हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है। परिवर्तन में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के
प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और स्थलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। जो ये विभिन्न प्रकार के भूमि में परिवर्तन होते चले जा रहे हैं, इससे सांस्कृतिक परिवर्तन तो हो ही रहा है, वो सांस्कृतिक परिस्थितियों को तो दर्शाता ही दर्शाता है, और साथ ही साथ क्या कह रहा है, ये वर्तमान में कृषि और जो निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हैं उसको भी बताता है, जैसा कि निम्नीकरण, भूस्खलन, जो लैंडस्लाइड होती हैं अक्सर, और साथ ही साथ भूमि अपरदन, मरुस्थलीकरण, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार के पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। तो भूमि में जिस प्रकार जैसे परिवर्तन होता चला जा रहा है समय के अनुसार, तो वो क्या कर रही है, वो भी एक प्रकार से उसका भी एक दुष्परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, किस प्रकार इसमें उदाहरण दे रखा है कि किस प्रकार पहले प्राचीन समय में भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता था। प्रथम, व्यक्ति पशुओं का हल का प्रयोग करके, और ये कहाँ रहते थे, झोपड़ी में, एक प्रकार से मिट्टी से बने घर से, और जो घास फूस वाली छत उस पर डाली जाती थी, और इस प्रकार हल से ये क्या करते थे, ये अपने खेतों को जोतते थे और बीज बोते थे, सिंचाई किया करते थे, और ऐसे विभिन्न प्रकार के यहाँ वृक्ष पाए जाते थे और दूर दूर घर पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन ये इनका मतलब ये एक तरीके से साधारण और कहते हैं ना एक प्राकृतिक जीवन, ये वैसा जीवन जीते थे। लेकिन देखिए, कुछ वर्षों बाद इसमें क्या परिवर्तन आया, कुछ वर्षों बाद इसमें परिवर्तन आया कि ये जो कृषि है, कृषि ट्रैक्टरों से होने लग गई, खेत की जो जोताई है और उसमें बीज बोना, फसल काटना, तो ये सब अब मशीन से होने लग गया। लेकिन प्राचीन समय में किससे होता था, पशुओं से होता था, बैलों से होता था, और हलों से खेतों को जोता जाता था। इसमें मनुष्य अपना परिश्रम लगाता था पूरा। लेकिन अब क्या हुआ, इस देखिए समय जैसे बदला तो उसमें घर के रहने के तरीके में भी परिवर्तन आ गया, और घर कैसे बनने लग गए, पक्के घर बनने लग गए। और यहाँ पे देखिए, जो हमने दूर दूर घर देखे थे वहीं यहाँ पास पास में है। बिजली आ गए, तारों के खंभे आ गए, और कृषि का जो क्षेत्र था, वे यहाँ पर देखिए अधिकांश जो वृक्ष देखने को मिल रहे हैं, वो उनका स्थान कहाँ पे इस समय में किसने ले लिया, घरों ने ले लिया। और जो यहाँ पे एक प्राकृतिक, ये देखिए एक प्राकृतिक एक घास, एक कहते हैं ना ग्रीननेस जो होती है, वे यहाँ दिख रही है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ सब पक्का पक्का दिख रहा है। फिर लेकिन अब थोड़े और वर्षों बाद क्या परिवर्तन आया, अब ऐसा परिवर्तन आया कि जो पहला दृश्य था उसके अगर तीसरे से तुलना की जाए तो 1% मुश्किल से मिलता है। वो भी क्या, एक तरीके से थोड़ा सा वृक्ष मिल जाएगी, थोड़ी सी घास मिल जाएगी, बस। सारे खेत जो थे यहाँ पर, वे सारे सड़कों में परिवर्तित हो गए, बड़े बड़े घर हो गए, कार हो गई, बसें हो गई, लाइटें हो गई। और यहाँ क्या है, ये कृषि का जो स्थान है वो पार्क ने ले लिया है। पार्क तो भी वो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो भी बहुत अधिक किलोमीटर दूर जाने के बाद। और जो पेड़ है उनका स्थान सड़कों ने ले लिया है, पेड़ हैं ही नहीं। और पेड़ जो हैं वे हैं कहीं कहीं बहुत दूर दूर स्थान पर, और पेड़ लगाने के लिए भी तो कच्ची जगह चाहिए होती है, सड़कों पे थोड़ा ना पेड़ उगता है। तो अधिकांशतः क्या है, सड़कों ने स्थान ले लिया है।
कृषि का, हर एक चीज़ का, घर ने भी और सड़कों ने भी, और विभिन्न प्रकार के जो आधुनिकीकरण की जो भी चीज़ें हैं उन सब ने उनका स्थान ले लिया है। अब देखिए चौथे चरण में क्या देखते हैं हम। चौथे चरण में क्या देखने को मिलता है कि इसमें तो फिर भी कुछ स्थान कृषि मतलब ऐसा कुछ ग्रीननेस दिख रहा था, कुछ पेड़ पौधे दिख रहे थे, यहाँ पर किंचित मात्र दिखते हैं। और जो यहाँ पर 1-2 मंजिल इमारत थी, यहाँ पर 5-6 मंजिला इमारत होने लग गई। यहाँ जो कुछ भूमि दिखती थी, यहाँ तो बिल्कुल भी भूमि दिखना बंद हो गई। और जो सड़क जो है यहाँ कुछ एक आधी सड़क दिखती थी, लेकिन यहाँ पे तो सड़क पर सड़क के बगल में सड़क, ठीक है। फिर और उधर बगल में जाके थोड़ा सा एक प्लेग्राउंड दिख रहा है बच्चों का, और साथ ही साथ कुछ पीछे भूमि तो दिख ही नहीं रही, और बड़ी बड़ी इमारतों के घर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार जो अब इसकी प्रथम चित्र से अगर इसकी तुलना की जाए तो उसकी अपेक्षा तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है वो भूमि का इस विभिन्न प्रकारों से ऐसे उपयोग करता चला आ रहा है, और उसमें कुछ जो प्राकृतिक जो नुकसान देखने को मिलते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसे शहरीकरण में प्रदूषण बहुत अधिक फैलता है। जब कार चलेंगी, वाहनें चलेंगी, सार्वजनिक संसाधनों का बहुत कम उपयोग होगा, क्योंकि जहाँ शहरीकरण होता है वहाँ सब क्या करते हैं, सब अपनी ही गाड़ी लेते हैं। अपनी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, अपनी कार होनी चाहिए, भाई सब कुछ अपना होना चाहिए। तो ये सार्वजनिक जो भी स्थान है उसका उपयोग कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा उनकी बढ़ती मांगों के कारण वन तथा भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़ा पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्रकृति संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश एवं परिवर्तन दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण और भूमि उद्धार और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचरण पर रोक अति भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो इन सब संसाधनों का उपयोग भूमि संरक्षण किस प्रकार करना है, और कहने का अर्थ ये है कि अगर ये जो भी हमारा भूमि संसाधन है इसका उपयोग उचित रूप से नहीं किया, उचित तरीके से नहीं किया तो ये मानव के जीवन के लिए ही एक खतरा है। इसके बचाव के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं कि वनारोपण किया जाना चाहिए, भूमि उद्धार किया जाना चाहिए, और जो रासायनिक कीटनाशक जो दवाएं अक्सर उर्वरता के लिए उपयोग की जाती है उसको कम किया जाना चाहिए, और जो अतिचरण हो रही है अर्थात जो बहुत अधिक आधुनिकीकरण अपनाया जा रहा है, जो मतलब एक प्राकृतिक चीज़ों को हटा के एक आर्टिफिशियल चीज़ों को लाया जा रहा है, उन सबको रोका जाना चाहिए। तो इन सब के कारणों की वजह से, इन सब की सहायता की वजह से हम कह सकते हैं कि भूमि जो संरक्षण है उसको किया जा सकता है। भूमि संरक्षण। मृदा। पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के
आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो हम पृथ्वी है, पृथ्वी की जो पृष्ठ अर्थात मतलब जो ऊपरी परत दिखती है, जो मिट्टी को अगर ध्यान से देखा जाए तो वे दानेदार दिखती है, नमक की तरह। नमक को भी ध्यान से देखोगे तो वो फिर भी हल्का और मोटा होता है, लेकिन जो मिट्टी होती है वे उससे भी थोड़ी और महीन होती है। कहने का मतलब बहुत मतलब वो पतली सी होती है। तो इस प्रकार वे उसी को ही क्या कहते हैं, उसी को मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैविक पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाती है। तो ये जो हम पौष्टिक मिट्टी का पौष्टिक जो कह लीजिए तत्व, एक तरीके से जो मिट्टी का पृष्ठ होता है, जो कि हम एकदम महीन कण के रूप में देखते हैं, उसी को मृदा कहते हैं। ये कैसे निर्मित होती है, ये जो मृदा होती है, ये कृषि के लिए भूमि जो है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है और उसी के अंदर जो पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं वे ही वृक्षों के लिए उपयोगी होती है। वे उसमें उसको एक तरीके से जीवन प्रदान करती है, एक आधार देती है। तो वो किस वजह से होती है, उसमें खनिज पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, उस मिट्टी में खनिज पाया जाता है। और अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे वायु चली कहीं से और वहाँ से अपने साथ छोटे छोटे कण क्या हुआ, बहा के उड़ा के अपने साथ ले आई, और वे जो कण रहेंगे वे धरती पे आके गिरेंगे। तो ये एक तरीके से जो मृदा है उसको, उसका जो पौष्टिक तत्व जो होते हैं उसको वो प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ खनिज पदार्थ ये सब एक तरीके से उसमें सहायता प्रदान करते हैं। ये देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है तथा स्थल रूप मृदा को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज, तो ये जो खनिज होते हैं ना, वे कई तरीके से, कई माध्यम से प्राप्त होते हैं। प्रथम उसे चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो जैव पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ मतलब वे पदार्थ जो कि जैसे कोई पशु पक्षी हो गया, अगर वे मर गया तो क्या होगा, फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा, उसके जो भी पौष्टिक तत्व होंगे वे उसको एक मृदा के रूप में मिल जाएंगे। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वे भी एक तरीके से मृदा को एक खनिज तत्व प्रदान करते हैं। और इधर हमने देख ही लिया कि अपक्षय की प्रक्रिया से कई प्रकार से जो भूमि को खनिज तत्व प्रदान होते हैं, उसमें खनिज जैव पदार्थ का सही प्रकार से मिश्रण होता है और इस प्रकार की जो मृदा होती है ये उपजाऊ, एक प्रकार से एक उपजाऊ स्थल होता है। एक तरीके से अगर वहाँ पर कुछ उगाया जाए तो वो बहुत तेज़ी से उगता है और बहुत अधिक विकसित होता है। तो ऐसे स्थान अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं, मैदानी स्थानों पर। मैदानी स्थान वे होते हैं जहाँ पर नदियाँ अधिकांशतः बहती रहती हैं। नदियाँ जो होती हैं अपने साथ बहा के लेके आती हैं, तल छट बहा के लेके आती हैं, छोटे छोटे जीव कण बहा के लेके आती हैं, पौष्टिक जो तत्व होते हैं वो अपने साथ अपने साथ मतलब काफ़ी लंबे रास्ते से जब वो आती हैं तो अपने साथ लेते चले आती हैं पानी के अंतर्गत।
भूस्खलन, एक बार ये ज़रा देखिए। अब जो प्राकृतिक भूमि है उसका जो मनुष्य उपयोग कर रहा है, इतना प्राकृतिक दोहन कर रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। ये जो भूस्खलन हुआ है ना, ये उसी का एक एक छोटा सा उदाहरण है। तो देखिए क्या है ये भूस्खलन, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कारण था, कोई प्राकृतिक कारण था, क्या था। भूस्खलन, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा और ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो भूमि है अर्थात जो मिट्टी, जो भूमि है तो उसके अंदर तो मिट्टी होगी ना। मिट्टी के अंदर हमने देखा था कौन कौन से पौष्टिक तत्व भी हमने पढ़े, तो उसी के अंदर क्या होता है, शैल होता है, मलबा होता है। ये सब जहाँ भी भूमि होती है वहाँ ऊंचाई से जब वो नीचे की तरफ खिसक कर आता है उसी को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन अर्थात भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण होना। ठीक है, जब भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरण होगा तो उसे ही तो भूस्खलन कहेंगे। भूस्खलन अर्थात भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित होना, तो वो किस प्रकार से हस्तांतरित होती है। और जो भूस्खलन इधर से उधर होगा तो उसमें कौन कौन से उसका जो भूमि का हिस्सा आएगा उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मलबा होता है और इसके साथ शैल होते हैं और इसके साथ बहुत सारी भूमि के अंतर्गत पाने वाले जो भी तत्व होते हैं, ये सब उसी में सम्मिलित होते हैं। तो ये भूस्खलन ऊंचे स्थान से कहीं जो भूमि होती है वे वहाँ से नीचे की तरफ आती है। गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने पर भी भूस्खलन हो सकता है। तो भूस्खलन कब कब हो सकता है? भूस्खलन हो सकता है